पहला ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर फर्स्ट। शिवम बेटा नोट कर लीजिए, इसका मतलब है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। फिर इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच में, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगला ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब हमारी कंट्री जो हम सब रह रहे हैं उन पे क्या इन्वेस्ट कर रही है, उन पे। मतलब जैसे हमारी कंट्री में डॉक्टर्स कितने हैं, प्रोफेशनल कितने हैं, ये इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। प्रोफेशनल कितने हैं, अगर देखा जाए, अगर आपको नॉलेज में नहीं है, सबसे ज्यादा इंजीनियर पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे यूएस में, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड रशिया में। तो उन कंट्रीज ने उन पे इन्वेस्ट किया है। तो ये चैप्टर वही है कि हमारी कंट्री हमारे ऊपर क्या इन्वेस्ट कर रही है पर्सन्स पे। अगला एम्प्लॉयमेंट, ये तो बहुत बड़ा आप सबको इशू है, सबको पता है, बहुत बड़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड और हमारी कंट्री में ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो आपने अब पैंडेमिक में देख ही ली। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल शुरू के इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 चैप्टर सिर्फ 12 नंबर के है ना बेटे अभी सारा डिस्कस होगा, पहले पूरे हो जाए। अगला एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट, नेक्स्ट कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस। experiences between India, China and Pakistan. इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैप्टर है बेटा। दस चैप्टर हैं बेटा पूरे कोर्स में। इधर पूरे कोर्स में आयुष, ये पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स। हाँ सर। पूरे कोर्स में पेपर में क्या आएगा पहले वो लिखिए, 40 मार्क्स का। चैप्टर मत देखिए, किसी की कोई ऐसी वेटेज नहीं है, कोई ऐसी वेटेज नहीं है। डिफाइन, पेपर में डिफाइन आएगा 4 नंबर का, 4 मार्क, पिछले 2 साल से आ रहा है। डेफिनेशन ही डेफिनेशन सिर्फ डिफाइन, कोई भी 10 चैप्टर में से 4 वर्ड निकलेंगे, उसको डिफाइन करिए। बहुत मुश्किल है इंडियन इकोनॉमी। अच्छा, मतलब अलग अलग 4 वर्ड। हाँ जी। केस स्टडी, केस स्टडी 16 नंबर की आएगी पेपर में, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते थे कि आपको एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा, नीचे 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको बताना है कि ये जिस चैप्टर को बिलोंग करता है और क्या उसके बारे में आपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। केस स्टडी। सर आप म्यूटेड हो। सर आप म्यूट हो।
बिल्कुल, आवाज क्लियर है बेटा? एक फोन आ रहा था। यस हाँ सर। सर। चलिए, एक ये हो गया, एक सेकंड, मेरे को आ रहा था, आप करो फोन। हाँ जी, अगला नेक्स्ट बेटा क्या आएगा? 10 मार्क्स का आएगा MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स, या फिर आपको आ सकते हैं अलग छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 मार्क करके, कोई भी। सर और ट्रू इस फॉल्स भी आ सकता है activity क्या? में बिल्कुल आ सकता है, ट्रू फॉल्स और विद कमेंट, विद कमेंट। इधर ध्यान रखना, मानसवी आपने पूछा है, मानसवी आपने पूछा है, ध्यान से सुन हाँ लीजिए। जी। अगर आप ट्रू और फॉल्स लिख के आते हैं और योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आपको नंबर नहीं मिलेंगे बिना कमेंट दिए। विदाउट कमेंट ट्रू उसका फॉल्स रीजन क्या है? कंसीडर नहीं होते, विदाउट रीजनिंग नहीं चलेंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने इसका ट्रू फॉल्स के साथ आपने कमेंट देना ही है, चाहे एक स्टेटमेंट हो चाहे 4 लाइनें हो। तो ये आएगा आपका 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का रह गया रिमेनिंग, जो आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब सीधा, जैसे आप लोग पढ़ लेते हैं, किसी का फीचर एक्सप्लेन कर दीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लेन कर दीजिए, 1947 से 2020 तक क्या है वो एक्सप्लेन कर दीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा सीधा। किसी के फीचर्स, किसी के लिमिटेशंस, किसी के प्रोग्राम्स बता दीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन। सबसे मुश्किल है इंडियन इकोनॉमी, मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते तो आपसे पेपर वहां अटेम्प्ट ही नहीं होगा, पेपर ही अटेम्प्ट नहीं होगा वहां से, श्योरिटी मैं आपको देता हूं इस चीज की। क्योंकि डायरेक्ट कुछ भी नहीं आना, सिर्फ 10 मार्क्स का आना है। बाकी आपके सामने है, इतने ज्यादा नोट्स बनेंगे, 300-400 पेजेस के नोट्स बनेंगे पूरे के पूरे। आपको उसमें से 4 डेफिनेशन आनी है, आपके MCQ आने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आने हैं, ट्रू फॉल्स। हर बच्चा मैक्रो कर लेता है, इंडियन इकोनॉमी नहीं कर पाता, तो डिफिकल्ट है। तो फटाफट इसको नोट करिए, पूरा लिख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहा हूं, जो आप में से साथ के साथ लर्न करेगा बहुत बेनिफिट में जाएगा। चलिए फटाफट करिए। सर ये जो आपने 1 मार्क्स वाला लिखा है, मतलब 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे? हाँ जी, उसमें बेटा ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकता है, आपका मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है 1 मार्क्स का। एक भी क्वेश्चन ना बेटा किसी भी बुक में आप चेक करना डायरेक्ट नहीं लिखा हो, सब इन्वर्टेड कॉमास में डिफेंड और रिफ्यूट। हाँ डिफेंड सर। करिए इस स्टेटमेंट को या बताइए स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अब बेटे लगातार इसके 2 चैप्टर होंगे, ध्यान रखना, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और साथ में इंडियन इकोनॉमी, और टाइम लेगा ये चैप्टर, पहले से ही बता रहा हूं मैं। और साथ साथ याद करेंगे तो बहुत बढ़िया है। और मैं इनके साथ केस स्टडी भी स्टार्ट करूंगा साथ के साथ ही मैं। हाँ जी बोलिए। तो हमारी मैम ने चैप्टर 1 घंटे में आधा खत्म कराया था। बेटा मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है बेटा, मेरी कैपेसिटी कम है कि मैं हर चैप्टर को कम से कम 8 से 10 दिन एक्सप्लेन करता हूं और साथ में याद भी कराता हूं कि याद करना जरूरी है। चलिए बेटा सर, शिवम जो नोट रजिस्टर कर है लिया है? सर, हाँ जी, हाँ जी बोलो। जो इसके लिए रजिस्टर है वो अलग से बना लें? बिल्कुल इकोनॉमिक सेपरेट रजिस्टर डेवलपमेंट। बनाओ, और बिल्कुल चिंता मत करो, सब चीज की मेरे पास मेरे रजिस्टर की PDF है, मगर पहले मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद भेजूंगा,
जिससे आपके पास वो भी रहे, साथ में मैं जो पढ़ा रहा हूं ये भी, और साथ में मे भी शायद ऑफलाइन आगे जाके हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए चैप्टर फर्स्ट। चलिए बेटा, जिस तरीके से मैं बना रहा हूं उसी तरीके से बनाना आप भी, लर्निंग आपकी जल्दी हो जाएगी। लर्न, बल्कि हमने लर्न तो करना ही है, और साथ में मैंने कहा है कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो सीधा केस स्टडी, तो आपको एक तरीके से अकाउंट्स की तरह, कंसेप्ट की तरह सीखना है। तो चलिए। सर हाँ जी बोलो। सर बल्कि हमारी मैम ने तो कहा है फ्लो चार्ट्स वगैरह में ही आंसर देना, पैराग्राफ्स में दोगे तो मैं उसे नंबर काट लूं। बेटे मैं भी पूरा जो पढ़ाऊंगा या मैं आपको अपनी पीडीएफ भेजूंगा तो आप खुद कहोगे आपने सारा फ्लो चार्ट में ही किया है, क्योंकि कोई बेटा ओके सर। डायरेक्ट क्वेश्चन आना ही नहीं है। ओके सर। इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट and prosperous economy. इकोनॉमी, सबसे पहली चीज आपने ये लर्न करनी है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये कब है? बिफोर अराइविंग द ब्रिटिशर्स, इनके आने से पहले, बिफोर अराइविंग द ब्रिटिशर्स, इनके आने से पहले इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, अपने ऊपर विश्वास, और प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। दूसरा, एग्रीकल्चर, इंडिया का मेन सोर्स क्या है आज भी? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स of livelihood, main source of livelihood for most people, near about 2/3, 2/3 population depend on एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल, about two-third population depend on agriculture in India. इंडिया। हाँ जी बोलो। सर चैप्टर का नाम तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो हम फिर ब्रिटिशर से आने से पहले का क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा पहले हमेशा कभी भी कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसके पहले पीछे के कंसेप्ट पे जाना पड़ता है, कि उनके आने से पहले इंडिया ऐसे था, और उनके आने के बाद और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या सिचुएशन है। मैंने क्या बोला है? केस स्टडी आएगी। मेरे को एक बात बता आयुष, केस स्टडी आएगी, कुछ भी पूछ लेंगे उसमें, तो वो तो कहेंगे जी इंडिया में आने से पहले ब्रिटिशर की इंडिया की कंडीशंस क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो हमने मेन वर्ड याद करना है 2/3। ठीक है सर। और 19, अब अगर एक मिनट रुक, अगर अब तूने पूछा है तो ये सुन, इन 1947 85% डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। समझा? मतलब
जब ब्रिटिशर नहीं थे ठीक तो है सर। 2/3 काम था इंडिया में एग्रीकल्चर पे, 1/3 अलग सेक्टर्स में। मगर ब्रिटिशर्स के आने के बाद सारे ट्रेड हमारे खत्म कर दिए, खराब कर दिए। तो 1947 में जब हम आजाद हुए तो 85% डिपेंडेंसी हो गई एग्रीकल्चर पे। समझा? हाँ सर। तो इसलिए अब मुझे ये पता है कि इंडिया में आने से पहले ब्रिटिशर और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में 2/3 पार्टिसिपेशन था। मगर उनके आने के बाद और 47 में जाने पे 85% हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो गए। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म हो गया, फॉरेन ट्रेड खत्म हो गया, मतलब सारे सेक्टर हमारे खराब कर गए। तो ये चीज हमने पढ़नी है फॉर केस स्टडी। थर्ड, इंडिया was mainly known for his handicraft। ये तो पता होगा तेरे को आयुष, मृदुल, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। यस सर। यस सर। हाँ सर। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री in the field of cotton and silk, in the field of cotton and silk, इसमें पूरे वर्ल्ड में हम मशहूर थे। इंडस्ट्री सर अभी भी तो है ना शायद? अभी भी है मगर इतना नहीं है। मगर अब तो बहुत सेक्टर्स आ गए हैं, जैसे आपने टूरिज्म का सेक्टर आ गया है, बहुत नए नए सेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए हैं। ये 1990 के बाद सब कुछ चेंज हुआ है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसके बाद सारे सेक्टर्स आए हैं। और 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के बने थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे कॉल सेंटर, तो वो भी एक सेक्टर यहाँ पे अच्छा सर। इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ऐसी चीजें हमने पढ़नी है पूरे, जस्ट लाइक हिस्ट्री की तरह। कुछ भी केस स्टडी आ जाए, कुछ भी आए तो कैसे लिखना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, तो जो ध्यान से पढ़ेगा वही सीख पाएगा बेटा। मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क एसेट्रा सब खत्म कर दिए इन्होंने। प्रीशियस स्टोन एसेट्रा, तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो सबसे पहले आपने पढ़नी है। और इसी तरीके से कॉपी में बनाइए, ना पैराग्राफ में ना कुछ, कि बिफोर अराइविंग द ब्रिटिशर्स इंडिया इंडिपेंडेंट था, सेल्फ रिलायंट था और प्रॉस्पेरस इकोनॉमी अच्छी थी। आने के बाद पहले तो 2/3 डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर, मगर अभी हमने डिस्कस किया 1947 में ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में 85% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो गया। जहां 67% बनना था वो और डिपेंडेंसी बढ़ गई क्योंकि सारे सेक्टर खराब हो गए। इंडिया वॉज मेनली नोन एज फॉर हिज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क इंडस्ट्रीज, और ये मेटल और प्रीशियस स्टोन थे वो खत्म कर दिए। चलिए हो गया बेटा, नोट डाउन Yes, बता sir. दीजिए। यस सर। बताइए बेटा हाँ एक जी बात सर। बताओ, काव्या हाँ जी निखिल सर। साथ साथ पढ़ने पे याद हो गया? यस सर, ये हो गया। बिल्कुल, कि मतलब समझ आ गया। अगर हाँ कोई सर। मेरे से पूछे Yes, तो sir. मैं बता सकता हूं कि फील्ड थी कॉटन और सिल्क इंडस्ट्री की, या कोई प्रीशियस मेटल, और एग्रीकल्चर 2/3 पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी। इकोनॉमी हमारी अच्छी थी, प्रॉस्पेरस थी, आगे फ्यूचर अच्छा था, मगर उसके बाद फिर सब कुछ खराब हो गया। चलिए नेक्स्ट, आयुष समझ आ गया? हाँ सर। शिवम बेटा ये रेस्पॉन्स नहीं देता यार। चलिए अगला, अगला टॉपिक, इकोनॉमिक पॉलिसी
economic policy pursued by the British government. या फिर कलोनियल गवर्नमेंट। ये कलोनियल गवर्नमेंट क्या होती है भाई? सर जिन्होंने कॉलोनीज वगैरह बना दी थी एक टाइप से, कॉल जो मतलब कॉलोनीज ना, ये तो नहीं है, ये तो कलोनियल तो इसका मतलब नहीं है। क्या होता है तो मृदुल, याद बताइए नहीं आ रहा मेरे को। क्या होता है मृदुल? सर 8th 9th में था तो सही है। इसमें होता है रिलेशनशिप सर बिटवीन जैसे मतलब कंट्री से बिलोंग करता है या उसे कनेक्ट करता है। बिटवीन टू कंट्रीज, रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। वन इज द रूलर and other is colony। ये होता है बेटा, one is the ruler and other is the colony। हाँ सर याद आ गया, और- ऐसे ही इन्होंने अमेरिकन और- कॉलोनीज भी की थी। बिल्कुल। और किसके बीच में सिस्टम होता है? सिस्टम बिटवीन पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशंस के ऊपर। अब एक एक वर्ड याद करना, ये कोई मैक्रो नहीं है कि सर जीडीपी करा दिया, फॉर्मूला याद कर लिया, हो गया सर। ये तो एक एक वर्ड याद करना है इसका। तो कभी आपसे कोई पूछ ले, पेपर में डेफिनेशन आ गई, ये कलोनियल गवर्नमेंट क्या होती है, एनदर नेम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, रिलेशनशिप किसके बीच में है, पॉलिटिकल और सोशल, और क्या होता है, क्या दो कंट्रीज के बीच में होता है, इंडिया और आप ब्रिटिशर्स मान लीजिए। तो साथ में क्या हुआ, एक रूलर है और दूसरे को कॉलोनी बना दिया। चलिए, तो मैं एक आपके लिए और लिख देता हूं यहां पे। ये रूलर कौन थे, ब्रिटिशर्स, और कनोली में किसको डाल दिया, इंडिया को डाल दिया। चलिए नोट कर लीजिए बेटा ध्यान से। अरे अच्छा है, बल्कि मजा आएगा। इंडियन इकोनॉमी लोगों को समझ नहीं आती, इंडियन इकोनॉमी कहां से पढ़े। कोई बुक की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आप नोट्स देखिए मेरे और कहां कहां से कैसे लिखने। और बिल्कुल आयुष की मैम भी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमने कोई लाइनों में याद नहीं करना, हमने जस्ट लाइक अकाउंट्स की तरह या मैथ्स की तरह कंसेप्ट्स देखने हैं कि क्या था। अब मैंने एक लाइन लिखी है, मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता दिया एक कॉलोनियल गवर्नमेंट है, और उसके ऊपर मैंने एक्सप्रेस कर दिया, तो मुझे समझ आ गया क्वेश्चन मेरा ये है, मगर पहले इस वर्ड का क्या मीनिंग है वो भी बता दिया मैंने। सर इससे एक फायदा और भी होता है ना, हम वो क्या कहते हैं, कम लिख के ज्यादा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा इससे ना हमेशा नंबर ज्यादा आते हैं। और जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो आई गॉट 81 मार्क्स इन BST, बिजनेस स्टडी, आउट ऑफ 100 में से थे। आई हाँ एग्री, मेरे नंबर कम थे, मगर मैं अटेम्प्ट करके आया था 90 मार्क्स का, 10 नंबर का मेरे से छूट गया था। और मुझे मेरे टीचर ने बोला था बेटा हर BST के क्वेश्चंस में आप फ्लो चार्ट बना के आना। और 90 में से आई गॉट 81, तो बहुत बड़ा मुझे लगा यार, सरप्राइज की इतने सारे नंबर हैं, जबकि बच्चों के नंबर आते ही नहीं थे। 30 इयर्स बैक, 30 साल पहले इतने नंबर ही नहीं आते थे, कभी सुना ही नहीं था। आजकल तो 90 से कम की कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, मगर उस टाइम पे BST में 81 आना बहुत बड़ा था उस टाइम। उसमें होता था 75 आ गए ऊपर, बहुत नंबर आ गए आपके। तो वही हिसाब है कि मैंने स्ट्रेस किया कि फ्लो चार्ट से कंसेप्ट समझ आए, ऐसे याद। अगर मैं आपको डेफिनेशन के रूप में लिख दूं, इट रेफर्स टू ए सिस्टम बिटवीन पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, वन इज रूलर एंड अदर इज कॉलोनी, आपको याद नहीं रहेगा? अब याद रहेगा।
कि दो होती हैं इसके अंदर कंट्रीज, जो चला रही है वो रूलर है और जिसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर रखा है वो कॉलोनी के रूप में है, और पॉलिटिकल और सोशल सारे जो भी है उनके, वो कौन स्टेप लेगा? रूलर्स वाले लेंगे स्टेप्स। चलिए बेटा हो गया है तो बता दीजिए, चलूं आगे। यस सर। हो गया Yes, नोट sir. पूरा? हाँ जी बिल्कुल सर। ऐसे ही Yes, नोट sir. किया जैसे मैंने लिखा है। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. चलिए इसको रब कर दूं? यस सर। चलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ये है पूरी स्टेटमेंट। ये अब स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। चलिए इसके बारे में अब थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा अलग से कंसेप्ट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट were concerned more with the protection and promotion of their own economic interest, then that other than the development of Indian economy, other than। क्या मतलब है काव्या इस लाइन का बेटा? काव्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेके कंसर्न थी और उसके प्रमोशन के लेके स्टेप्स उठा लिए। मतलब अपने लिए, ना कि इंडिया के लिए, अपने लिए। तो इंडियन ब्रिटिश- इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दे रहे थे बिल्कुल। अरे अपना फायदा सोच रहे थे। हाँ वही कह रहा हूँ सर। ब्रिटिशर्स exploit the Indian economy, with the following points. मृदुल समझ आ रहा है बेटा? मानसवी हाँ सर। याद हो रहा है? साथ साथ एक एक पॉइंट हाँ जी सर। बेटा साथ साथ करना है। जिसने अगर मिस कर दिया ना वो फंसेगा इसमें। मेरे पास 358 पेजेस हैं इसके पीडीएफ के, इतने सारे बनने हैं, और उसके बाद केस स्टडी अलग। सर अकेले इस चैप्टर के? नो बेटा पूरी बुक के। अच्छा चलिए स्टार्ट करूं, रब कर दूं इसको? पहला Yes, पॉइंट sir. लिखूं? हाँ जी हाँ सर। सर। हाँ सर। समझ आया क्वेश्चन क्या है? इधर निखिल क्वेश्चन समझ आया? इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय ब्रिटिश Yes, sir. गवर्नमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उन्होंने क्या किया? अपने फायदे के लिए चीजें करी, अपनी प्रोटेक्शन, प्रमोशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अदर देन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और मैंने वर्ड क्या लिखा है? एक्सप्लॉइट। इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, खत्म कर रहे थे, खराब कर रहे थे। चलिए आप वो वही इकोनॉमिक पॉलिसीज लिखोगे ना पॉइंट्स में?
अभी कर रहा हूँ यार, तू तेरे को सब आता है बेटा, नहीं, मेरे ने पढ़ा ही नहीं अभी तक, मैं तो पूछ रहा हूँ। हर चीज लिखूंगा बेटा। पहला पॉइंट्स, पहला, इंडिया रिमेन एंड एग्रीकल्चर कंट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और वो आज भी है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। Their agriculture sector remain backward during British rule. Agriculture sector backward in British rule, मतलब इंडिया जो था एग्रीकल्चर कंट्री था ब्रिटिश के टाइम पे, पहले और आज भी, मगर एग्रीकल्चर सेक्टर को और बैकवर्ड बना दिया। मतलब नो न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस, नो न्यू टेक्नोलॉजी, और इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नहीं लेके आए, ना टेक्नोलॉजी को लेके आए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आए, बैकवर्ड करते गए और पिछड़ा करते गए। दूसरा, हर सेक्टर के ऊपर बताना है, ब्रिटिश रूलर्स never tried to modernize the industrial sector of India। कभी भी उस पे स्ट्रेस या ध्यान नहीं दिया। थर्ड, by following the policy of discriminating protection, Britishers gain control over the Indian market। चलिए, बिल्कुल तीनों पॉइंट्स आपने क्या क्या याद करने हैं। इसमें आप वर्ड याद कर सकते हो कि बैकवर्ड कर दिया एग्रीकल्चर को, और इसमें मॉडर्नाइजेशन। तीसरा बेटा, डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी, जिसके कारण वो इंडियन मार्केट पे पूरा कंट्रोल कर ले, पूरा कंट्रोल। तो ये इन्होंने पॉलिसीज बनाई ऐसी कि इंडिया को बैकवर्ड कर दें, मॉडर्नाइज ना करें, और डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी, कभी किसी को किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करे, कभी किसको किससे करे। चलिए बेटा, आ गया, 3 पॉइंट्स आ गए हैं समझ, बता दीजिए।
सर याद भी कर हाँ लिए। जी सर। याद भी हो गए। हाँ जी मतलब ये सर। है सर, कि जो मैंने हो अभी गए। तक पढ़ाया है, सुनो, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है बिल्कुल क्लियर है। यस यस सर। सर। हाँ सर। बिल्कुल। इसके 6 पॉइंट्स हैं, बाकी अभी 3 पॉइंट कल डिस्कस होंगे और आगे चलेगा। मतलब ये बताइए, ऑनलाइन में इंडियन इकोनॉमी क्लियर है आपको? यस सर। यस हाँ सर। जी सर। यस सर। चलो फिर ठीक है, अब अगली क्लास में सर ज्वाइन ये करते थर्ड हैं। वाला पॉइंट में एक बार फिर से थोड़ा सा बेटे समझा दोगे? मैं बताता हूं, सुन। तेरे को 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का मार्केट का चैप्टर याद है? हाँ सर। उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या मोनोपोली में भी पढ़ा था। हाँ सर, हाँ पढ़ा था। क्या होता था वो, कि एक कोई फ्रूट वाला है, मैंगो चल रहे हैं 50 रुपीज पर केजी, कोई बाइक पे आया तो 50 रुपए, कार में आया तो 150 रुपए, हाँ प्राइस सर। डिस्क्रिमिनेशन। हाँ सर। समझा? तो ब्रिटिशर्स ने भी यही फॉलो की पॉलिसी, कि जो अगर है पावरफुल उसको तो मतलब कंट्रोल में करने का तरीका अलग, और जो वीकर है उसको कंट्रोल करने का तरीका अलग। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तरह किया, तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाई और इंडियन मार्केट के ऊपर कंट्रोल कर लिया। समझा? ठीक है सर। हिस्ट्री में जाएगा, ये एकदम थोड़ी सब कुछ हो गया था, 100 साल राज करके गए, एकदम थोड़ी सब कुछ हो गया था। वो धीरे धीरे हर एक को कंट्रोल करने के तरीके, कोई पावरफुल था, कोई मराठा था, कोई कुछ था, ऐसे धीरे धीरे करके कंट्रोल किया उन्होंने। ठीक है? ठीक है सर सर। आज अकाउंट्स की क्लास कितने बजे होगी? सेम टाइम है। सर आपने लिंक नहीं भेजा। अभी भेज रहा हूँ, बस मेरे को याद है। हाँ एक्चुअली जी। मेरी अब क्लासें ज्यादा शुरू हो गई ना, तो अब मेरी 4-5 क्लासें हो गई हैं शुरू। ठीक है, चलिए।